नमस्कारम, सुप्रभातम। इस मजेदार सी ठंडी सी सुबह में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आज कौटिल्य के ऊपर। महान भारतीय राजनीतिक विचारक विष्णुगुप्त के ऊपर, या कूटनीति के महान पुरोधा चाणक्य के ऊपर। तीन नाम मिलते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। कौटिल्य तो ये कहा कि इनकी ये सरनेम था कौटिल्य, नाम इनका विष्णुगुप्त था। तो ये तीनों ही नाम चलते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। आपको जो नाम अच्छा लगे आप उसका प्रयोग करें। तो आज हम भारतीय राजनीति दार्शनिकों में शुरुआत करने वाले हैं कौटिल्य की। विष्णुगुप्त, कौटिल्य की, चाणक्य की। ईसा पैदा नहीं हुए थे, उससे भी 300 ईस्वी पूर्व ये पैदा हो गए थे। कुल मिला के उस समय के हैं। अगर एक व्यक्ति के रूप में देखें, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, और परंपरा के रूप में हो सकते हैं कोई लंबे हो, क्योंकि हो सकता है एक परंपरा चली हो और उस परंपरा में विभिन्न लोगों ने इसी नाम से या इस परंपरा के अकॉर्डिंग कार्य किया हो। एक स्कूल भी हो सकता है। इस वैचारिक श्रृंखला में कई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आज अपन इस वैचारिक श्रृंखला को एक नाम देते हैं कि ये चलिए चाणक्य की है, जो सब कुछ दिया हुआ है, ये पूरा ज्ञान। तो हम कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के ऊपर चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा चली थी कि ईसा मसीह जब पैदा नहीं हुए थे, उससे 300 साल पहले पैदा हो गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके नेतृत्व में भारत में पहली बार एक एकल भारत का निर्माण किया गया, एक साम्राज्य का निर्माण किया गया, एक राष्ट्र का निर्माण किया गया और एक बड़ी भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण किया गया, जिसने बाद में भी एक सौपन जागृत किया कि हमें भी एक ऐसे ही समृद्ध और व्यापक क्षेत्र वाले देश का निर्माण करना है। तो उसी मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके महामात्य थे, यानी उनके प्रधानमंत्री थे विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जिनको अपन कहते हैं। कौटिल्य अफगानिस्तान में की जगह है तक्षशिला। हालांकि ये कोई ऐतिहासिक विवाद के मुद्दे हैं, कि ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है कि वहां पैदा हुए या कहीं और पैदा हुए। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये डिप्लोमेसी पढ़ाया करते थे, यानी शिक्षक थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। बाद में जब यूनानियों के आक्रमण शुरू हो गए काबुल, कंधार और सिंध की साइड से भारत के ऊपर, तब इन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए, उसकी एकता के लिए, उसकी सुदृढ़ता के लिए तक्षशिला छोड़ दिया और भारत के विभिन्न राजाओं से ये मिले कि ये जो यूनान की साइड से आक्रमण हो रहे हैं, इन आक्रमणों को रोका कैसे जाए, इन आक्रमणों का प्रतिकार कैसे हो, ये राजाओं से इस संदर्भ में चर्चा किया करते थे। और इन्हीं चर्चाओं के दौरान ऐसी चर्चा करने के लिए मगध साम्राज्य में पहुंचे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बड़ी एक मजेदार स्टोरी है, हालांकि हो सकता है पात्रों के नाम मैं कहीं भूल रहा हूं, कि ये मगध साम्राज्य में आ गए और तात्कालिक जो मगध का नरेश था नंदवंश का, उससे इन्होंने मिलने की कोशिश की। लेकिन चूंकि ये साधारण एक ब्राह्मण थे और मगध में इनकी कोई पहचान नहीं थी, पाटलिपुत्र में इनकी कोई पहचान नहीं थी, तो ये काफी प्रयासों के बाद भी तात्कालिक मगध साम्राज्य के नंदवंश के उस शासक से मिल नहीं पाए। इनके प्रयास जारी थे कि एक दिन उस मगध साम्राज्य के एक अमात्य की नजर
एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी। वो व्यक्ति घास का एक विशेष प्रकार था और उसकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा था, नमक छाछ मिला के डाल रहा था, ताकि वो वनस्पति समाप्त हो जाए। उसे अमात्य ने वो व्यक्ति यही था, कौटिल्य था, उससे पूछा कि महर्षि आप कर क्या रहे हैं? ये आप ये जो अलग अलग वनस्पतियां ढूंढ ढूंढ के दूर दूर है, ये विशिष्ट आप पौधा देखते हैं और उस पौधे में ये क्या डाल रहे हैं और ये कारण क्या है इसका? तो कौटिल्य ने कहा कि ये एक वो वनस्पति है जिसके कांटा था जो मेरे पैर में चुभ गया था। अब मैं इस पूरी वनस्पति का समूल नाश कर दूंगा। तो देखिए इतना दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था कि जो वनस्पति तक के पीछे लग गया था, उसे एक विशिष्ट पौधे के पीछे जिसने कांटा चुभाया था इसके। तो उसने सोचा कि ये व्यक्ति काम का है। तो उस अमात्य ने सोचा कि अगर इस व्यक्ति के मन में, इसके मन में इतनी दृढ़ता है, अगर इसको नंदवंश के पीछे लगा दिया जाए तो ये नंदवंश का भी समूल नाश कर देगा ये व्यक्ति। तो उस व्यक्ति ने इस कौटिल्य का प्रयोग करने की सोची, इसका यूज करते हैं। क्योंकि अमात्य का नंदवंश में अमात्य था, नंदवंश का वो। तो तात्कालिक शासक ने एक बार ब्राह्मण भोज दिया। तो उस ब्राह्मण भोज में कौटिल्य भी ब्राह्मण था। उस अमात्य ने कौटिल्य को भी बुला लिया कि आप भी आज नंदवंश के शासक के ब्राह्मण भोज में शामिल होइए। कौटिल्य भी आ गया। उस दिन परोसगिरी यानी भोजन स्वयं नरेश परोस रहा था, पाटलिपुत्र यानी मगध का नरेश। तो वो जैसे ही यहां भोजन देने आया, कौटिल्य को भोजन परोसने लगा। कौटिल्य के रंग रूप को देखकर उसको हंसी आ गई, क्योंकि लंबा चौड़ा कद और काला रंग और बड़ी सी चोटी। तो कौटिल्य ने वही भोजन की थाली छोड़ दी और राजा से ये बोला कि आपको हंसी क्यों आई? राजा बोला कि मैंने इस रंग के ब्राह्मण, इस डील डोल के ब्राह्मण नहीं देखे, इसलिए हंसी आ गई। तो वो बोला अच्छा, इसका मतलब आप व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से करते हैं, उसके मस्तिष्क से नहीं करते, उसके गुणों से नहीं करते, आप तो शरीर से किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं। ऐसा ही कुछ विवाद बढ़ाई था कि कौटिल्य ने वही उसके सामने ही उस वंश के समूल नाश का प्रण कर लिया। और समूल नाश के इसी प्रण के तहत उसे फिर बालक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य मिला। और देखिए उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बालक से कैसे एक सम्राट बन गया और कैसे एक उसने साम्राज्य का निर्माण किया, भारत की एकता को कैसे सुदृढ़ किया और कैसे यूनानी आक्रमणों से बचाया और कैसे भारत के स्वर्णिक युग का सूत्रपात किया। ये फिर एक लंबी कहानी है और इसका मुख्य सूत्रधार हम कह सकते हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, उसका गुरु, उसका फिलोसोफर, उसका शिक्षक वो कौटिल्य था। तो खैर ऐसे महान कौटिल्य की आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए कौटिल्य का दर्शन लगभग 6 शताब्दी तक, जब तक कि गुप्त काल चलता रहा तब तक कौटिल्य की चर्चाएं चलती रही। मौर्यों के बाद शक कुषाण आए, फिर गुप्त आए, तो गुप्तों तक तो चर्चा चलती रही। लेकिन 600 ईस्वी के बाद फिर ये चाणक्य के जो विचार थे ये गायब हो गए और फिर ये 6ठी शताब्दी से जो चाणक्य गायब हुआ, फिर 20वीं शताब्दी में दोबारा वो पब्लिक डोमेन में आया, में दोबारा जनता की जमान के ऊपर आया, दोबारा लोकप्रिय हुआ। बीच में 13 से 14 साल तक चाणक्य कौटिल्य गायब हो गया था। तो अब ये कैसे आया संपर्क में, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का ये प्रोफेसर बाद में साम्राज्य निर्माता बन गया। ये की था, चाबी था मौर्य साम्राज्य की। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के इस गुरु और प्रधानमंत्री की चर्चा करते हैं कि कैसे सामने आया। मैसूर राज्य कर्नाटक, वहां एक गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी है, आज भी है।
यानी उस साम्राज्य की सरकारी लाइब्रेरी कह लेते हैं। वहां एक कार्मिक थे, उनका नाम था रुद्रपट्टनम साम शास्त्री। रुद्रपट्टनम साम शास्त्री के दिन एक तंजौर से एक ब्राह्मण आया। तंजौर वहीं का इलाका है। और रुद्रपट्टनम साम शास्त्री से मिलकर ये बोला कि चूंकि आप पांडुलिपियों के संरक्षण का काम करते हैं, तो मेरे पास भी तम ताड़पत्र के ऊपर, पत्तों के ऊपर लिखी हुई एक पांडुलिपि है। ताड़पत्र पे लिखी हुई एक पांडुलिपि है, यानी कच्ची सामग्री को पांडुलिपि बोलते हैं। तो आप इसको देखें, ये मेरे खानदान के पास वर्षों से पड़ी है। अब जो इसका क्षरण होने लगा है, मैं इसको संभाल नहीं सकता, तो इससे अच्छा है कि लाइब्रेरी में ये कोई काम आ जाएगी। और ये घटना है 1905 की। रुद्रपट्टनम साम शास्त्री ने उस पांडुलिपि को, ताड़पत्र पे लिखी हुई उस इबारत को देखा तो ये खुद आश्चर्यचकित रह गया। और वो ताड़पत्र पे लिखी गई वो पांडुलिपि, वो थी अर्थशास्त्र। और फिर साम शास्त्री ने टुकड़ों टुकड़ों में उसका इंग्लिश में अनुवाद किया और फिर न्यूज़पेपर्स में छापना उसको शुरू किया। तो फिर हमें पता चला हमारे इस महान भारतीय राजनीतिक दार्शनिक का, इस व्यवहारिक राजनीतिज्ञ का, जो न केवल सिद्धांतों का निर्माण करता है बल्कि उसको व्यवहार में डालने वाला भी है। तब हमें पता चला कि राजनीति शास्त्र में हमारा खजाना भी है, वो भी खाली नहीं है। हम भी पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों से किसी भी रूप में कम नहीं है। राज्य का अध्ययन सिर्फ पश्चिम की देन नहीं है, बल्कि राज्य और राजनीति का अध्ययन भारत में भी पुरातन काल से हो रहा है। तब शिव शंकर मेनन बड़ी जोरदार बात लिखते हैं। देखिए, शिव शंकर मेनन भारत के जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। आज भी विदेश नीति में बड़े हस्ताक्षर हैं ये शिव शंकर मेनन, बड़ा नाम है इनका। तो शिव शंकर मेनन कहते हैं कि जैसे ही अर्थशास्त्र सामने आया तो ये गलत था, ये सही था, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इसने राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। यानी इसने भारतीय राष्ट्रवाद का जो मूल विचार था उसको सुदृढ़ किया, यानी हमारे अंदर गरिमा का भाव पैदा किया इसने। हम भी अब गर्वपूर्वक कह सकते थे कि ज्ञान सिर्फ पाश्चात्य दुनिया की ही बपोती नहीं है, वो उनकी ही दासी नहीं है, बल्कि ज्ञान भारत में भी था। तो इसने राष्ट्रवादियों के अंदर नए उत्साह का संचार किया। भारत के सांस्कृतिक स्वर्णयुग को इसने दोबारा उजागर किया। भारत के साहित्य और ज्ञान का जो पक्ष था, उजाला पक्ष, जो सदियों पुराना हमारा ज्ञान था, जब भारत हम कहें कि कभी विश्वगुरु हुआ करता था, उस ज्ञान को प्रकट किया। तो शिव शंकर मेनन कहते हैं कि इसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब देखते हैं कि साम शास्त्री को जो अर्थशास्त्र मिला, क्या यही है या और भी पुस्तकें हैं कौटिल्य की? तो वी.आर. मेहता कहते हैं कि कौटिल्य की दो पुस्तकें हैं। एक है चाणक्य नीति और दूसरी है अर्थशास्त्र। चाणक्य, वी.आर. मेहता। वी.आर. मेहता राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं और यहाँ के विषय रह चुके हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के। चाणक्य नीति, वी.आर. मेहता कहते हैं कि इसके अंदर भूमिका निर्मित की गई है और उस भूमिका को व्यवहार में कैसे ढाला जाए, ये अर्थशास्त्र में बताया गया है। यानी दोनों इंटरकनेक्टेड गर्थ है। चाणक्य नीति में भूमिका है कि होना क्या चाहिए और होगा कैसे, अर्थशास्त्र में बताया गया है। तो
अब हम इस महान ग्रंथ की चर्चा करते हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभी अर्थशास्त्र है क्या, तो ये पूछा जाता है कि क्या अर्थशास्त्र एक श्रुति है क्या? श्रुति वो होती है जो सुन सुन के आगे बढ़ती है। क्या ये बृहस्पति समृति या मनु समृति या याक्षवल्य की तरह एक समृति है क्या? क्या ये कानूनों की व्याख्या करने वाली संहिता है क्या? या फिर ये एथिक्स है, नीति शास्त्र है? इन चारों में से अगर पूछ लिया जाए तो अपन कहेंगे ये न तो श्रुति है, न ये समृति है, न ये संहिता है, बल्कि ये नीति शास्त्रीय ग्रंथ है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी इसमें व्याख्या की गई है। हालांकि है तो ये मूलतः नीति शास्त्रीय ग्रंथ, लेकिन नीति शास्त्रीय ग्रंथ में भी इसमें जो मुख्य बल है वो नीति शास्त्रीय परंपरा को भी बदल के और अर्थशास्त्रीय परंपरा कर दिया गया है। यानी ज्यादा नैतिकता की बजाय इसमें सफलता के व्यवहारिक सूत्र दिए गए हैं। यानी बहुत ये आदर्शवादी नहीं है, बल्कि व्यवहारिक ग्रंथ है। तो अगर इन चारों में से पूछा जाए कि ये श्रुति है, समृति है, संहिता है, नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्रीय ग्रंथ है। पर क्या ये सिर्फ नैतिकता के ऊपर बल देता है कि नहीं? ये नीति शास्त्रीय परंपरा को छोड़कर, नैतिकता को छोड़कर अर्थशास्त्रीय परंपरा का, अर्थशास्त्रीय परंपरा के ऊपर बल देता है। अब अर्थशास्त्रीय परंपरा क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र का तात्पर्य इकोनॉमिक्स नहीं है जिसमें आप बाजार की चर्चा करते हैं, इसमें आप अर्थ यानी मुद्रा के लेन देन की चर्चा करते हैं, या व्यवसायों की चर्चा करते हैं, या मांग और पूर्ति की चर्चा करते हैं, कीमतों की चर्चा करते हैं। तो ये उस रूप में अर्थशास्त्र नहीं है इस रूप में आज हम अर्थशास्त्र को जानते हैं, बल्कि ये मूलतः राजनीति गतिविधियों के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। एक राज्य के अंदर क्या क्या काम होते हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस की जो गतिविधियां थी वो पॉलिटिक्स में थी, वैसे ही राज्य की जो गतिविधियां हैं विभिन्न प्रकार की, जो आर्थिक है, चाहे वो प्रशासनिक है, चाहे वो राजनीतिक है, और चाहे वो नैतिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे वो कूटनीतिक है, उन सब का वर्णन अर्थशास्त्र में है। तो हम देखें कि इस अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। तो हम अब करेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए, इसकी कोई इंग्लिश नहीं है, आप इसको इकोनॉमिक्स नहीं करें, ये जहां भी लिखा जाता है अर्थशास्त्र लिखा जाता है। पहले अर्थशास्त्र में हम अर्थ की चर्चा कर लेते हैं कि अर्थ क्या है। अर्थ है भूमि व उस पर बसी हुई जनता। तो जब भूमि और जनता मिलती है तो अर्थ बनता है, यानी एक भूमि के टुकड़े पर रहने वाली जनता, और ये दोनों जब मिलते हैं तब राज्य का निर्माण होता है। तो कुल मिला के इस भूमि में वृद्धि कैसे की जाए, इसके उपाय सुझाए गए हैं अर्थशास्त्र के अंदर। यानी साम्राज्य का विस्तार कैसे किया जाए ये कहा गया है। अब अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र नीति शास्त्रीय परंपरा की बजाय अर्थशास्त्रीय परंपरा के ऊपर आधारित है। नंबर एक, अर्थशास्त्रीय परंपरा। नीति शास्त्रीय परंपरा में सिर्फ नीतिगत बातें ज्यादा होती है, धर्मगत बातें ज्यादा होती है, नैतिकता ज्यादा होती है, ये ज्यादा आदर्शवादी होता है। अर्थशास्त्र है, इसका तात्पर्य ये ज्यादा भौतिक है, ज्यादा लौकिक है, ज्यादा व्यवहारिक है। यहां पराभौतिक तत्वों के ऊपर बल दिया जाता है ज्यादा है, यहां इहलोक के ऊपर बल है कि मानव का ये जो वर्तमान जीवन है ये सफल कैसे हो, ये अर्थशास्त्रीय परंपरा के तहत आता है। यानी कुल मिला के इसमें राज्य व जनता की सुख व समृद्धि कैसे बढ़े। सुख व समृद्धि का तात्पर्य है उसकी भौतिक सुख व उसकी भौतिक समृद्धि, कैसे उसकी भूमि बढ़े, कैसे उसकी भूमि का विस्तार हो,
कैसे उसका खजाना भरा हुआ हो, कैसे उसके पास शक्ति हो। तो ये सब कुछ है अर्थशास्त्र के अंदर। तो अर्थशास्त्र नीति शास्त्रीय परंपरा के बजाय अर्थशास्त्रीय भौतिक, लौकिक और व्यवहारिक परंपरा के ऊपर निर्भर है। फिर ये अर्थशास्त्र काय के ऊपर लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र लिखा गया है राजनीति के ऊपर। अर्थशास्त्र लिखा गया है लोक प्रशासन के ऊपर, क्योंकि उसमें नौकरशाही का बहुत अच्छा वर्णन किया है। नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का जो आज भी हमें प्रासंगिक है, नौकरशाही इसकी लोक प्रशासन के ऊपर लिखा गया है। ये शासन कला के ऊपर लिखा गया है, स्टेट क्राफ्ट। देखिए ये तो मुख्य विषय इसका, स्टेट क्राफ्ट, कि शासन कैसे किया जाना चाहिए। यानी शासन करना एक कला है, और अगर हम इस कला को सीख जाएं तो शासन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और ये लिखा गया है कूटनीति के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर, कि कैसे कूटनीतिक तरीकों से एक राज्य की शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। तो क्या अर्थशास्त्र में राजनीतिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है? क्या राज्य क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, समानता क्या है? नहीं, इन सिद्धांतों की चर्चा नहीं है, बल्कि इसमें तो व्यवहार की चर्चा है। एक राज्य शक्तिशाली कैसे हो, उसके लिए उसे राजा को क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या नीतियां अपनानी चाहिए। तो इसमें सिद्धांतों की बजाय व्यवहारिक बातों के ऊपर बल ज्यादा है। यानी इसके ये स्टेट सिद्धांतों की बजाय स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखा गया, शासन कला को समृद्ध कैसे किया जाए ये लिखा गया, कैसे कूटनीतिक चालें चली जाए, कैसे कोष भरा जाए, कैसे जनता को नियंत्रित रखा जाए। ये स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। और हम कहते हैं कि मैकियावेली का जो दो ग्रंथ है द प्रिंस, वो भी सिद्धांतों की बजाय शासन कला के ऊपर लिखा गया है, कि एक प्रिंस अपनी शक्ति कैसे बढ़ाए, अपने राज्य को कामयाब कैसे करे, उसका विस्तार कैसे करे, वो युद्ध कैसे करे, सेना को कैसे रखे। तो ऐसी ही बातें प्रिंस में है और शासन कला की यही बातें अर्थशास्त्र में। तो ये राजनीतिक सिद्धांतों का बखान नहीं करता, बल्कि उन सिद्धांतों को व्यवहारिक राजनीति में कैसे डाला जाए और एक राज्य का विस्तार कैसे किया जाए, उसकी भूमि वृद्धि कैसे, ताकतवर्दी कैसे की जाए, उसकी शक्ति वृद्धि कैसे की जाए, ये वर्णित किया गया है इस पुस्तक के अंदर। तो ये अर्थशास्त्रीय परंपरा है, नीति शास्त्र की बजाय ये ज्यादा भौतिक, लौकिक और व्यवहारिक है। और मैंने कहा ये मूलतः शासन कला के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। अब इस अर्थशास्त्र में है क्या, हम इसका वर्णन करते हैं। कुछ तथ्यात्मक बातें करते हैं जिनका संबंध अर्थशास्त्र से है। देखिए अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, यानी विभिन्न विषयों के ऊपर, ऐसा मान लीजिए इसको 15 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हर एक भाग को अपने एक अधिकरण बोलते हैं, इसमें 15 अधिकरण है। अगर संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो इसमें सरकार के विभाग हैं, वो 34 बताए गए। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छी तरह से कहा जाए, याद करना चाहे, तो इसमें अष्टादश तीर्थ का वर्णन है। अष्टादश तीर्थ, अष्टादश होते 18, और तीर्थ का तात्पर्य होता है विभागाध्यक्ष। यानी साम्राज्य में 18 विभाग होंगे और 18 उसके विभागाध्यक्ष होंगे, मंत्री होंगे, ऐसा मंत्री टाइप मान लीजिए। तो ये तीर्थ होंगे विभाग के अध्यक्ष। यानी इन 34 भागों को 18 आदमी संभालेंगे, तो ये विभागाध्यक्ष होंगे। अष्टादश तीर्थ यानी 18 विभागाध्यक्ष। आगे हम चर्चा करेंगे, इनमें कुछ की चर्चा कर लेंगे अपन, ये कौन होते हैं अष्टादश तीर्थ। अब और देखें कि ये जो अर्थशास्त्र है इसमें कितनी विधाएं हैं। ये कहते हैं इस लौकिक जीवन की सफलता के लिए, लौकिक जीवन इस परलोक नहीं, यह लोक की सफलता के लिए कितनी प्रकार की विधाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। यानी ज्ञान के स्वरूप कितने प्रकार का होता है, तो इसमें ज्ञान के 4 स्वरूप बताए गए हैं। देखिए अरस्तु तो 3 ही स्वरूप बताता है ज्ञान के, कि एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान, एक होता है उत्पादन का ज्ञान, और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। ये जो वो भी कहता है तर्क है, दर्शन है, एथिक्स है, नीति शास्त्र, वो कहता है कि अरस्तु कहता है कि ज्ञान 3 ही प्रकार का होता है। एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान,
एक होता है उत्पादक ज्ञान और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। ये जो मैथ्स का ज्ञान है, फिजिक्स का ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान है, प्राभौतिक लोक का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ये सारा ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान होता है। फिर दूसरा ज्ञान उत्पादक ज्ञान, ये जो साहित्य का ज्ञान होता है, चाहे वो नाटक हो, फिल्में हो, कुछ भी हो, ये फिर कविताएं हो, काव्य पाठ हो, ये सारा होता है उत्पादक ज्ञान। और एक होता है फिर व्यवहारिक ज्ञान। राजनीति का ज्ञान होता है वो व्यवहारिक ज्ञान होता है, जिसमें सिद्धांतों को व्यवहार में डाला जाता है, यानी वो प्रैक्टिस बोलते हैं अपन उनको, तो वो प्रैक्टिस है। लेकिन कौटिल्य ने ज्ञान को 4 भागों में बांटा है। एक होता है आन्वीक्षिकी, दूसरा होता है त्रयी, तीसरा है वार्ता और चौथा है दंड नीति। एक कुछ ध्यान तैयार हो गया कि कौटिल्य ने विधाएं कितने प्रकार की बताई है, ज्ञान कितने प्रकार का बताया, आन्वेषिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वेषिकी है कौटिल्य की नजर में ये प्रकाश स्तंभ है, यानी ये समस्त विधाओं को प्रकाश दिखाता है, ये मूल है, इसका ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए किसी को भी। एक राज्य के तहत इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, राज्य की सफलता के लिए आन्वीक्षिकी का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अब इस आन्वीक्षिकी के तहत है वो आता क्या है, हम इसकी चर्चा करते हैं। कौटिल्य कहता है आन्वीक्षिकी के तहत तर्क आता है और दर्शन आता है, यानी लॉजिक और फिलोसॉफी इसके तहत आता है। आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रूढ़ियों की बजाय तर्क का जो हम उपयोग करते हैं वो इसके तहत आता है। वो चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, चाहे चारवाक हो, ये सब इसी दर्शन के तहत आते हैं। फिर आते हैं त्रयी, वेद है, धर्म है, अधर्म है। वेदों का ज्ञान, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो। फिर धर्म का ज्ञान, क्या चीजें धारण करें, क्या धारण नहीं करें। और इसी के तहत आता है वर्ण व्यवस्था का ज्ञान, कि कितने वर्ण हैं, उन वर्णों के कर्तव्य क्या है, उन वर्णों के धर्म क्या है, ब्राह्मण वर्ण का क्या है, क्षत्रिय वर्ण क्या करेगा, वैश्य वर्ण क्या करेगा, उनका धर्म क्या है, उनका अधर्म क्या है, उन्हें वो किस चीज को धारण करेंगे, क्या कार्य करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये बताया गया है। फिर आ गया वार्ता। वार्ता में आता है कृषि का ज्ञान, वार्ता में आता है व्यापार और वाणिज्य का ज्ञान। और ये मानिए कि ये होता है अत्यंत आवश्यक किसी भी राज्य के लिए, इनके बगैर काम नहीं चलता राज्य का। वार्ता के तहत ये मान लीजिए आपके खजाने का ज्ञान आता है, आप धनोपार्जन कैसे करेंगे। कौटिल्य कहता है कि धर्म की बजाय धन ज्यादा आवश्यक है, धर्म की बजाय धन ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि चारवाक परंपरा के जो विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो धर्म को, नैतिकता को इनको नहीं मानते, बल्कि वो तो धन को मानते हैं, यह लोक के लौकिक सुखों को मानते हैं, यहां रहते हम क्या सुख उठा सकते हैं, इसको वो मानते हैं। तो ये है वार्ता, जिसमें धनोपार्जन की शिक्षा होनी चाहिए। फिर है दंड नीति। चलिए चर्चा चली कि चारवाक परंपरा, चारवाक परंपरा के जो विचारक हैं वो आत्मा, परमात्मा और परलोक की चर्चाएं नहीं करते, यही लोक की चर्चा करते हैं, यही लौकिक सुखों की चर्चा करते हैं। चारवाकवादी वो होते हैं जो भौतिक सुखों के ऊपर और शारीरिक सुखों के ऊपर बल देते हैं। चारवाकवादियों का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि याद जीवेत सुखम जीवेत, ऋण कृत्वा घृत पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो घी पियो। और कौटिल्य उसी परंपरा के हैं, यानी कौटिल्य चारवाक परंपरा के हैं, इसीलिए वो कहते हैं धर्म की बजाय धन ज्यादा जरूरी है। दंड नीति,
ये है मुख्य विषय। अर्थशास्त्र का जो मुख्य विषय है वो दंड नीति का ज्ञान है। दंड नीति के ऊपर सर्वाधिक बल दिया गया है और यहां दंड का तात्पर्य है राजनीति, यहां दंड का तात्पर्य है संप्रभुता। तो किसी भी राज्य के अंदर ये तीनों विधाएं होनी चाहिए। आन्वीक्षिकी यानी तर्क और दर्शन होना चाहिए, वहां वेद धर्म और अधर्म का ज्ञान होना चाहिए, वहां कृषि और व्यापार का ज्ञान होना चाहिए और दंड नीति का अच्छा। यानी अगर चारों विधाएं किसी भी राज्य में अच्छी होती है तो वो राज्य समृद्ध होता है। अब इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विधा जिसका ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी एक राजा को भी तीनों चारों चीजें आनी चाहिए, अन्वीक्षिकी, तरई, वार्ता और दंड नीति। जो पदाधिकारी होते हैं उनको ये चीजें आनी चाहिए, चारों चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको वार्ता का ज्ञान नहीं है तो फिर वो राज्य तो गरीब हो जाएगा। अगर आपको दंड नीति का ज्ञान नहीं है तो वो राज्य है वो कभी भी शक्तिशाली नहीं होगा, तो शक्तिहीन रहेगा। अगर आपको तरई का ज्ञान नहीं है तो समाज में व्यवस्था कैसे बैठेगी। और अगर आपको अन्वेषकी का ज्ञान नहीं है तो फिर कैसे आप नई नई चीजों को सोच पाएंगे, कैसे आप पारलौकिक कल्याण कर पाएंगे और कैसे ये लोक में भी कुछ अच्छे नियमों का, सिद्धांतों का पालन कर पाएंगे। नहीं, इसके बगैर संभव नहीं, अन्वेषकी के बगैर। तो हमने अन्वीक्षिकी, तरई, वार्ता और दंड नीति, इन चार प्रकार की विधाओं की चर्चा की। अब हम देखें कि इनमें सर्वोच्च कौन सी है। ये तो प्रकाश स्तंभ है, वार्ता भी रीढ़ है, लेकिन इनमें सबसे जो बड़ी विधा है वो है दंड नीति। देखिए, खुद अरस्तु भी कहता है कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान कौन सा ज्ञान है, ये मास्टर साइंस है। वैसे ही अर्थशास्त्र में जो दंड नीति है यही मुख्य है। दंड नीति है राजनीति का ज्ञान, राज्य के शासन का ज्ञान, राज्य की शासन कला का ज्ञान, स्टेट क्राफ्ट का ज्ञान। राज्य को अगर इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है, दंड नीति का ज्ञान। और दंड नीति है, इसका तात्पर्य है राज्य की संप्रभुता। तो यही दंड नीति है, ये इन तीनों विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर दंड नीति सही होगी तो वहां वार्ता यानी कृषि और व्यापार भी फले फूलेंगे, वहां वेद का पठन पाठन भी होगा और लोग धार्मिक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और वहां तर्क और दर्शन का भी विकास होगा। लेकिन अगर दंड नीति गड़बड़ है यानी राज्य गड़बड़ है, राजनीति गड़बड़ है यानी राजा गड़बड़ है, तो वहां अन्वेषकी, तरई और वार्ता सब बिगड़ जाएगी। तो इन चारों में जो नींव का कार्य करती, जो आधार है, वो है राजनीति यानी दंड नीति। तो हमने ये 15 अधिकरण, सरकार के 34 भाग, अष्टादश विभागाध्यक्ष और 4 प्रकार की हमने विधाएं की है। वार्ता के लिए जहां अन्वीक्षिकी को वो प्रकाश स्तंभ कहता है, वहीं वार्ता को कौटिल्य राज्य का प्राण कहता है। क्योंकि बगैर धन के आपको पता है कुछ भी चलता नहीं है, तो ये राज्य का प्राण है जो वार्ता है। और दंड नीति इसका मूल है, जड़ है इसकी, ये कह लेते हैं। तो ये हमने अर्थशास्त्र की बड़ी बड़ी चर्चा की। अब देखिए, अर्थशास्त्र बहुत सारी चीजों को हम अपने अंदर समेटे हुए हैं और अत्यंत व्यापक ग्रंथ है ये। यानी शायद ही कोई ऐसा मुद्दा होगा जो इसमें राज्य से संबंधित, जो इसमें समाहित नहीं हो। चाहे वो कूटनीति हो, चाहे वो राज्य के संगठन हो, चाहे वो भौगोलिक एकता हो, हर मुद्दे का इसके अंदर विचार किया गया। चाहे वो राज्य के कर्तव्य हो, राज्य के कार्य हो, हर चीज इसके अंदर समेटी गई है। तो वास्तव में एक अत्यंत व्यापक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो हमें इन चारों विधाओं का ज्ञान देता है। अब हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद हमें ये जो विचारक है, महान भारतीय विचारक कौटिल्य, ये हमें कैसे लगते हैं। तो देखिए, कौटिल्य है, कौटिल्य आदर्शवादी की बजाय ज्यादा भौतिकवादी विचारक है, यानी लौकिक विचारक है।
इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो इस लोक में लोगों का सुख कैसे बढ़े इसके ऊपर चर्चा करना है। पारलौकिक चर्चाएं इसमें नहीं है क्या मतलब ये नहीं कि है नहीं, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है आपके मुक्ति नहीं है, जीवन मरण की मुक्ति के लिए आप किस रास्ते का इख्तियार करेंगे ये नहीं है, बल्कि इस लोक में आप सुखी कैसे रह सकते हैं, इस धरती के ऊपर कैसे आप धन कमा सकते हैं, कैसे आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इनकी चर्चा है। तो कौटिल्य मूलतः है एक आदर्शवादी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक भौतिकतावादी और लौकिकवादी विचारक है। दूसरा, कौटिल्य यथार्थवादी विचारक है। यदि दो प्रकार के विचार का, एक आदर्शवादी विचारक होते हैं जो आदर्शवादी बातें करते हैं, सिद्धांतों की बातें करते हैं जो थोड़ी सी यूटोपियन टाइप लगती है। यथार्थवादी विचार एक वो होते हैं जो मानव के वास्तविक यथार्थ और वास्तविक व्यवहार की चर्चा करते हैं, और ये यूटोपियन नहीं होते, काल्पनिक से नहीं होते, आदर्शवादी नहीं होते, वो यथार्थवादी विचारक होते हैं। ये मूलतः है शक्ति को राजनीति का केंद्र जो मानते हैं वो यथार्थवादी विचारक होते हैं कि राजनीति कुछ नहीं है, शक्ति के लिए एक संघर्ष है, शक्ति प्राप्ति की होड़ है, यही राजनीति है। तो शक्ति जहां मूल तत्व माना जाता है, संघर्ष जहां मूल तत्व माना जाता है, वो यथार्थवादी विचारक होते हैं। कौटिल्य का पूरा अर्थशास्त्र यथार्थवादिता से ओतप्रोत है, तो इसमें शक्ति का ही मुख्य बल है। जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं और यथार्थवाद की चर्चा करते हैं, तब हम थ्यूसिडाइस की चर्चा करते हैं जिसने पेलोपोनेशियन वार लिखी थी। हम मैकियावेली की चर्चा करते हैं जिसने प्रिंस लिखी। हम सन त्जू की चर्चा करते हैं जिसने युद्ध के ऊपर पुस्तक लिखी, आर्ट ऑफ वार लिखी। हम होब्स की चर्चा करते हैं जो शक्ति को मूल तत्व मानता है। तो ये थ्यूसिडाइस है, मैकियावेली है, सन त्जू है, होब्स है, और वर्तमान अगर समकालीन रूप में देखें तो जो हम मॉर्गनथाउ की चर्चा कर रहे हैं, ये भी समकालीन यानी आधुनिक व्यवहारवाद का तो पुरोधा है मॉर्गनथाउ। तो ये सारे के सारे यथार्थवादी विचारक है जो शक्ति को मूल तत्व मानते हैं। ऐसा ही विचारक है कौटिल्य। तो कौटिल्य यथार्थवादी विचारक है। कौटिल्य का जो पूरा ध्यान है वो विजिगीषु के ऊपर है। विजिगीषु का तात्पर्य होता है वो राजा जो विजय प्राप्त करना चाहता है। मान लेते हो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो मौर्य साम्राज्य कैसे अपनी भूमि की वृद्धि करे, कैसे अपनी शक्ति की वृद्धि करे, कैसे वो अपने साम्राज्य को विशाल कर ले, कैसे अपना खजाना भर ले, कैसे उसमें समृद्धि आए, कैसे उसमें सैन्य शक्ति आए, इन सब की चर्चा की गई है अर्थशास्त्र के अंदर। तो हम कहते हैं कि मूलतः यथार्थवादी विचारक है। अब ये यथार्थवादी विचारक थ्यूसिडाइस, मैकियावेली, सन त्जू, होब्स और मॉर्गनथाउ की तरह है कौटिल्य। तो अब हम ये चर्चा करें कि कुछ और विचारक इनके बारे में क्या सोचते हैं। हम फिर चलते हैं एक और विचारक के पास जिनका नाम है शिव शंकर मेनन। भारतीय विदेश नीति निर्धारकों में शिव शंकर मेनन का बड़ा नाम है। मैंने कहा ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके शिव शंकर मेनन, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे ये शिव शंकर मेनन। ये कहते हैं कि जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तब हमें वही आधुनिक युग की बहुध्रुवीय राष्ट्र व्यवस्था दिखाई देती है। बहुध्रुवीय राष्ट्रीय व्यवस्था 1648 की वेस्टफीलिया संधि के बाद हमें पता है कि यूरोप के अंदर संप्रभु राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ था और बहुत सारे शक्तिशाली राजतंत्र खड़े हुए थे। स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस, पर्शिया और ब्रिटेन।
और इनके आपस में शक्ति के लिए संघर्ष चला करते थे। तो एक बहुध्रुवीय दुनिया थी, बहुध्रुवीय एक राष्ट्र व्यवस्था थी जिसमें विभिन्न राष्ट्र शक्ति के लिए आपस में संघर्ष किया करते थे। और अर्थशास्त्र में हमें ऐसे ही एक बहुध्रुवीय दुनिया दिखाई देती है जिसमें विभिन्न राष्ट्र शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब हम कौटिल्य का मंडल सिद्धांत करेंगे, उस मंडल सिद्धांत में जो 12 राज्य हैं वो शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष से ही संबंधित है। विजिगीषु इस शक्ति संघर्ष में जीतना चाहता है और अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है और शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करना चाहता है। तो जैसा आज बहुध्रुवीय दुनिया में शक्ति के लिए संघर्ष था आधुनिक युग में, वैसा ही संघर्ष कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न राज्यों के मध्य में दिखाई देता है। यानी बिल्कुल प्रासंगिक है। शक्ति संघर्ष वो कौटिल्य के टाइम था, जिसका वर्णन कौटिल्य भी कर चुका, आज भी हो रहा है। हेनरी किसिंजर, अभी चर्चा करते हैं कौन है। भारत के लिए अच्छे नहीं है, अच्छे थे नहीं है तो क्या। इन्होंने 2015 में एक पुस्तक लिखी, वर्ल्ड ऑर्डर। वैश्विक व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर। हेनरी किसिंजर यूएसए के हैं और 1971 में अमेरिका के एक राष्ट्रपति बने थे निक्सन। ये उस निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं हेनरी किसिंजर। भारत और पाकिस्तान का 1971 में जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के समर्थन में जो अमेरिका उतरा था वो हेनरी किसिंजर के कहने से उतरा था। हेनरी किसिंजर भारत का पक्षधर नहीं था, भारत विरोधी था। तो हेनरी किसिंजर ने इस वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। ये कहते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो शक्ति की महत्ता का वर्णन करता है, शक्ति की वास्तविक महत्ता बताता है कि वास्तव में किसी भी राष्ट्र के लिए शक्ति कितनी ज्यादा जरूरी होती है, ये बताता है अर्थशास्त्र। तो शिवशंकर मेनन भी कहते हैं कि बहुध्रुवीय राष्ट्रों की तरह वहां भी शक्ति की चर्चा है। हेनरी किसिंजर भी कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र ये शक्ति की वास्तविकता बताता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे विचारकों की चर्चा करते हैं जो मैकियावेली और कौटिल्य, इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं। शिवशंकर मेनन हेनरी किसिंजर के बाद अगला मुद्दा अपन ये लेते हैं। देखिए, जो मैकियावेली था वो भी यथार्थवादी विचारक था और उसने जो प्रिंस लिखी अपनी फेमस कृति, उसका भी उद्देश्य था राजा की शक्ति को बढ़ाना। कैसे एक राजा अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, इसका वर्णन है। तो हम देखें, ये दोनों जो विचारक हैं, कौटिल्य भी और मैकियावेली भी, इन दोनों की तुलना क्या है, इसके संदर्भ में हम कुछ विचारकों की चर्चा करते हैं। कौटिल्य और मैकियावेली की जो तुलना करने वाले लोग हैं, उनमें एक व्यक्ति है नेहरू जी। नेहरू जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, इसमें लिखते हैं कि ये जो कौटिल्य है ये भारत का मैकियावेली है। यानी कौटिल्य उतना ही महान है जितने महान मैकियावेली है। चलिए ये बात को यहां समाप्त कर देते हैं कि ये कहा किसने कि कौटिल्य भारत का मैकियावेली है। ये नेहरू जी ने कहा अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। लेकिन क्या वास्तव में इस तरह की अपन बहस करें थोड़ी सी? इसका तात्पर्य यह है कि मैकियावेली महान है और कौटिल्य मैकियावेली जैसा ही है। मैकियावेली पहले है जो 1800 साल बाद हुआ कौटिल्य के, कौटिल्य मैकियावेली से 1800 साल पहले हो चुका है। अब अपन देखें कि वास्तव में दोनों में महान कौन है। मैकियावेली तात्कालिक जो फ्लोरेंस शासक था लोरेंजो, उसको शक्तिशाली बनाना चाहता था। सॉरी, मेडिची, लोरेंजो तो उसका रोल मॉडल था जो फ्रांस का था। वो मेडिची को शक्तिशाली बनाना चाहता था।
लेकिन वो अपने जिंदा जी ऐसा कुछ नहीं कर पाया। मैकियावेली का सोपन था कि इटली जो कि छोटे छोटे भागों में विभक्त है, विखंडित है, वो सारा एक हो जाए और इटली एक राष्ट्र राज्य बन जाए, एक बड़ा साम्राज्य बन जाए, जैसा कभी रोमन साम्राज्य हुआ करता था 1500 साल पहले, वैसा हो जाए। मैकियावेली सिर्फ सपना देखता देखता ही मर गया और कौटिल्य ने वो सारा काम करके दिखा दिया, एक साम्राज्य का निर्माण करके दिखा दिया। तो देखिए, मैकियावेली की बातें बातें ही रहेगी और कौटिल्य ने उन्हीं बातों को, उन्हीं सपनों को, से 1800 साल पहले वो सपन देखे और उनको व्यवहार में परिणित करके भी दिखा दिया। तब हम कह सकते हैं कि मैकियावेली इटली का कौटिल्य है। कौटिल्य भारत का मैकियावेली नहीं है। उल्टी करें, महान है कौटिल्य ने कि मैकियावेली। एक बार हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला वाले, अमिताभ बच्चन के पिता, उनसे पूछा गया कि आप अमिताभ बच्चन के बाप हैं क्या? तो हरिवंश राय बच्चन बोले नहीं, अमिताभ बच्चन मेरा बेटा है, मैं पहले हूं, अमिताभ बच्चन मेरे बाद है। तो हम नेहरू जी की बात को उल्टते हैं, हम ये कहते हैं कि मैकियावेली इटली का कौटिल्य है। खैर, अपने तो यही पूछा जा सकता है कि नेहरू जी बोले कि कौटिल्य भारत का मैकियावेली है। नेहरू जी के अलावा एक राइटर और है, बोटाजी, वो भी तुलना करते हैं कौटिल्य की और मैकियावेली की। एक और है हेलब्रांट, एक और थिंकर हेलब्रांट है, ये भी तुलना करते हैं कौटिल्य की और मैकियावेली की। तो नेहरू जी है, बोटाजी है, हेलब्रांट है, इनका नाम हम सबने सुना है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने भी कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना की है और इस तुलना के बाद मैक्स वेबर, जो कि जर्मनी के सामाजिक विचारक थे, यानी समाजशास्त्री थे, महान समाजशास्त्री जर्मनी के, नौकरशाही के संदर्भ में जिस मैक्स वेबर की हम चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें उग्र मैकियावेलीवाद है और जो प्रिंस है वो अर्थशास्त्र के सामने कम हानिकारक है। यानी मैकियावेली कौटिल्य के सामने कुछ भी नहीं है। कौटिल्य को अर्थशास्त्र है, वो द प्रिंस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक और हिंसक है। तो ये कहना है मैक्स वेबर का। तो हमने थोड़ी सी तुलना कर ली कौटिल्य और मैकियावेली की। तो ये शक्ति से प्रेम करने वाला, शक्ति बढ़ाने वाला ग्रंथ है अर्थशास्त्र। तो यथार्थवादी विचारक है कौटिल्य। ये हमने शिवशंकर मेनन की चर्चा की, हेनरी किसिंजर की चर्चा की, मैक्स वेबर की चर्चा की, बोटाजी की चर्चा की, हिलब्रांट की हमने चर्चा की और इस मुद्दे को समझने की कोशिश की। अब हम एक मुद्दे के ऊपर और चर्चा करते हैं, वो है धर्मनिरपेक्षता। देखिए, कौटिल्य ने यह कहा कि धर्म की बजाय धन ज्यादा जरूरी है और ये जो ब्राह्मणवाद है या ब्राह्मणों की जो पोंगापंथी है, उसकी बजाय राजा और राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा जरूरी है। तो ब्राह्मणवादी परंपराएं हैं, ढकोसले हैं, उनका वर्चस्व है, वो बाद में है और राजा और राजनीतिक गतिविधियां पहले है और इसके बजाय अर्थ की गतिविधियां भी उससे पहले। कौटिल्य का जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें कहीं भी ये पद मुख्य रूप से नजर नहीं आता। बाकी हर एक जगह अपने को पुरोहित दिखाई देता है। पुरोहित जो धर्म की व्याख्या करता था और राजा का मुख्य सलाहकार होता था और राजा इसी की व्याख्याओं को मान के काम किया करता था। हम जब पूरा सप्तांग सिद्धांत पढ़ते हैं कौटिल्य का तो उसमें राजनीतिक पद तो बहुत है, लेकिन इस धार्मिक पद की कहीं भी चर्चा नहीं है। इसका मतलब कौटिल्य का जो राजा है
कौटिल्य का जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो एक संप्रभु है। न वो केवल राजनीतिक मामलों में बल्कि वो राजनीतिक मामलों में भी संप्रभु है। सॉरी, न केवल राजनीतिक मामलों में बल्कि धार्मिक मामलों में भी संप्रभु है। चूंकि वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों मामलों में संप्रभु था, इसीलिए कौटिल्य इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण करवा पाया चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसके सामने कोई बाधा नहीं आई। कोई धार्मिक बाधा किसी ने खड़ी नहीं की, कोई धार्मिक व्याख्या करके कोई बाधा खड़ी नहीं की। तो राजा है वो धार्मिक और राजनीतिक मामलों में शक्तिशाली है कौटिल्य के अनुसार। तो कौटिल्य का राज्य है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी राजनीति अलग मुद्दा है और धर्म अलग मुद्दा है। ये नहीं है कि कौटिल्य धर्म का विरोधी है, नहीं, धर्म भी आवश्यक है। समाज की व्यवस्था के लिए धर्म आवश्यक है सामाजिक व्यवस्था में, लेकिन राजनीति अलग है, धर्म अलग है, और राजनीति धर्म से श्रेष्ठ है। राजनीति पहले है, धर्म तो उस राजनीति का सहायक तत्व है, धर्म तो एक साधन है। यहां धर्म का तात्पर्य है, आप ये माने पूजा पद्धति, मंदिर और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मान लीजिए धर्म का तात्पर्य। तो इस मामले में कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। और कौटिल्य की एक और अच्छी बात है कि कौटिल्य ना जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार जन्म की बजाय कर्म को मानता है, कि कोई ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, ये जन्म की बजाय कर्म के ऊपर ज्यादा आधारित होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि कौटिल्य एक लौकिक भौतिकतावादी विचारक है आध्यात्मिक की बजाय, ये यथार्थवादी विचारक है आदर्शवाद की बजाय शक्तिवादी विचारक है, और ये धार्मिक की बजाय धर्मनिरपेक्ष विचारक है। यानी ये कहते हैं धर्म अलग मुद्दा है और राजनीति अलग मुद्दा है। और कौटिल्य तो यहां तक कहता है कि सन्यासियों का भी पंजीकरण किया जाना चाहिए राज्य के द्वारा, और अगर राज्य का खजाना खाली हो जाए तो फिर मंदिरों के खजाने का भी उपयोग किया जा सकता है। यानी राज्य पहले है और ये मंदिर और धार्मिक प्रतिष्ठान और धार्मिक संस्थान ये बाद में है। तब हम कहते हैं कि कौटिल्य का राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये हमने कौटिल्य किस प्रकार का विचारक है ये हमने समझने की कोशिश की। अब कौटिल्य के राज्य की चर्चा करते हैं कि कौटिल्य का राज्य कैसा था। कौटिल्य का राज्य देखिए, कौटिल्य का राज्य है वो जैविक राज्य है, यानी सावयवी राज्य है, यानी ऑर्गेनिक स्टेट है। राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में। राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। और सावयवी इसलिए भी है क्योंकि ये 7 अंगों से मिलके बना है। तो जीव के जैसे अंग होते हैं वैसे राज्य के भी अंग होते हैं। तो ये सप्तांग सिद्धांत ये बताता है कि कौटिल्य का राज्य जैविक या सावयवी राज्य है। जैविक और सावयवी राज्य होने के बावजूद कौटिल्य के जो राज्य का उद्भव है वो है सामाजिक समझौते से, संविदा सिद्धांत से। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको संविदा सिद्धांत भी बोलते हैं, संविदा सिद्धांत। मनु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति देवीय हुई थी। मनु राज्य की देवीय उत्पत्ति को मानते हैं। लेकिन कौटिल्य सामाजिक समझौते के ऊपर बल देते हैं। राज्य का उद्भव संविदा से हुआ है कि मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए लोग जब मनु के पास पहुंचे तो मनु के साथ एक समझौता हुआ उनका कि वो मनु को टैक्स देंगे, बदले में मनु उनको लॉ एंड ऑर्डर देगा और बाहरी शत्रुओं से उनकी रक्षा करेगा। तो जैसा कि हम देखते हैं होब्स के अंदर कि होब्स का जो लेवियाथन है
उसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि वो जनता की रक्षा कर सके। कौटिल्य का जो राज्य है वो भी मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए आया है, जैसे होब्स की प्राकृतिक अवस्था से वैसे मत्स्य न्याय है। इस सामाजिक समझौते में मनु कहता है, हालांकि ये नहीं है कि मनु पक्ष है या नहीं, मनु पक्ष तो है इसमें, वो कहता है कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, लोग कहते हैं कि हम बदले में आपको जो भूमि से जो चीजें प्राप्त हम करेंगे, नहीं लगान के रूप में, भूमि कर के रूप में हमें 1/6 देंगे, और व्यापार जो हम करेंगे तो उसका 1/10 देंगे, तो यानी हम टैक्स देंगे, बदले में आप हमें सुरक्षा देना। तो ऐसे करके और जनता और राजा के मध्य समझौता हुआ कि राजा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, अपनी जनता की रक्षा करेगा, वहां शांति और व्यवस्था कायम करेगा, और बदले में जनता राजा को टैक्स देगी। तो ये सामाजिक समझौते से होती है राज्य की उत्पत्ति। अब हम देखें तो क्या जो इसका राज्य है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट है क्या? सिर्फ शांति और व्यवस्था कायम करता और कार्य नहीं करता क्या? नहीं। हालांकि इसकी उत्पत्ति जरूर लॉ एंड ऑर्डर के लिए हुई है, लेकिन इसका राज्य है ये कल्याणकारी राज्य है। और कौटिल्य कहता भी है, देखिए इसका ये तात्पर्य नहीं कि आधुनिक कल्याणकारी राज्यों की तरह कल्याणकारी है। यहां कल्याणकारी का तात्पर्य ये है कि इसका काम होता है जनता के सुखों को बढ़ाना। अब इस बढ़ाने के लिए क्यों बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए व्यवहारिक उद्देश्य है। कौटिल्य कहता है कि अगर कल्याण नहीं किया गया तो वहां जनता गरीब हो जाती है। अगर राज्य निरंकुश हो जाता है, जनता का कल्याण नहीं करता है और सिर्फ टैक्स वसूलता है, तो वहां जनता गरीब हो जाती है। फिर कौटिल्य कहता है जब जनता गरीब हो जाती है तो जनता उदासीन हो जाती है, फिर अपने राज्य और अपने राजा में कोई रुचि नहीं लेती, और ऐसी उदासीन जनता को कोई भी विरोधी आसानी से बरगला के अपने पक्ष में कर सकता है और उनके खुद के राजा के खिलाफ उनका यूज कर सकता है। इसलिए अगर राज्य की सुरक्षा करनी है तो वहां की जनता को समृद्ध करना होगा, उनका कल्याण करना होगा। तब हम कहते हैं कि कौटिल्य का जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य है। तो अब फिर काम क्या है? तो लॉ एंड ऑर्डर है, कल्याणकारी राज्य है, एक और है कौटिल्य का राज्य विस्तारवादी राज्य है, यानी एक जगह रुकता नहीं है, ये विस्तार करता है। कौटिल्य कहता है कि राज्य का कार्य है योगक्षेम। अब ये योगक्षेम क्या है, ये एक मजेदार चीज, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो आगामी जो हमारी चर्चा है वो इस योगक्षेम के ऊपर होगी। तो हमने देखा कि उद्भव की दृष्टि सामाजिक समझौतावादी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट है, इसका राज्य कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट भी है। और हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि राज्य का मुख्य कार्य है योगक्षेम। ये योगक्षेम क्या है, ये बड़ी मजेदार चीज आप देखें कि योगक्षेम का तात्पर्य है कि राज्य करेगा जो अप्राप्य को प्राप्त करना, अप्राप्य की प्राप्ति, नंबर 1, प्राप्ति में वृद्धि, वृद्धि का संरक्षण, अलब्ध को लब्ध करना, लब्ध में वृद्धि करना, वृद्धि का संरक्षण करना, और फिर उसका समुचित बंटवारा, ये है राज्य का कार्य। जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, चाहे वो भूमि प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना। फिर जो प्राप्त हो गया है उसको और ज्यादा बढ़ाना, चाहे भूमि हो, चाहे धन हो, चाहे सुख हो, उसको बढ़ाना। फिर जो बढ़ गया है उसकी रक्षा करना, और फिर उसका समुचित वितरण करना। तो फिर कैसा लगता है राज्य?
तो हमें राज्य लगता है संरक्षणात्मक, हमें इसका राज्य लगता है विकासात्मक, जो विकास गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जो अपना विकास करता है, और इसका राज्य लगता है वितरणात्मक। देखिए तीनों चीजें दिखाई दे रही है। विकासात्मक अप्राप्य की प्राप्ति करना, प्राप्ति में वृद्धि करना, यानी निरंतर विकासमान होना, नंबर 1। नंबर 2, वृद्धि का संरक्षण करना, जो भी चीजें हैं, जो जीवन है लोगों का, लोगों की संपत्ति है, उसको बढ़ाना, राज्य की संपत्ति को भी बढ़ाना, लोगों की समृद्धि और संपत्ति को बढ़ाना, और बढ़ने के बाद उनके अधिकारों और संपत्ति की रक्षा करना, तो संरक्षणात्मक राज्य भी है। और इन सब का फिर ये एक इकट्ठी नहीं हो जाए, केंद्रीकरण नहीं हो जाए, शोषण को बढ़ावा नहीं मिले, इसलिए इसका समुचित बंटवारा करना, यानी वितरणात्मक न्याय, पदों का, गरिमा का, संपत्ति का सही वितरण करना। तो प्लेटो इसका कौटिल्य का राज्य है वो विकासात्मक है, संरक्षणात्मक है और वितरणात्मक है। तीनों प्रकार के गतिविधियां इसमें दिखाई देती है। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, योगक्षेम है, इसमें संरक्षणात्मक, विकासात्मक और वितरणात्मक है। अब हम देखें एक छोटी सी, ये तो है ही कि कौटिल्य का राज्य है, ये एक और है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो कौटिल्य ने नीति शास्त्र की बजाय अर्थशास्त्रीय परंपरा का वर्णन किया है और धर्म को साधन माना है राज्य की उन्नति का। तो राज्य पहले है, राजनीति पहले है और धर्म बाद में है, और धर्म सहायक है राज्य की सुख और समृद्धि बढ़ाने में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है कौटिल्य का। तो कौटिल्य का राज्य सावयवी है, संविदा से पैदा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर है, कल्याणकारी है, संरक्षणात्मक, विकासात्मक, वितरणात्मक न्याय पे बल है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब हम देखें कि कौटिल्य किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का समर्थक है, ये देखते हैं। तो कौटिल्य गणतंत्र की बजाय राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थक है। कौटिल्य कहता है कि गणतंत्रों की बजाय राजतंत्र होते हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं, तो वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थक है। लेकिन कौटिल्य राजनीतिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थक होते होते भी राजतंत्रात्मक प्रणाली के ऊपर भी अपने विचार व्यक्त करता है। वो कहता है गणतंत्र कई दृष्टियों से राजतंत्र से अच्छे होते हैं, कि गणतंत्र में एक तो गणतंत्र के ऊपर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, गणतंत्र के लोग सुखी होते हैं क्योंकि वहां कोई निरंकुश सत्ता नहीं होती जो जनता का शोषण करे। तो वो कहते हैं गणतंत्र दो दृष्टि से अच्छा होता है, एक तो रक्षा की दृष्टि से और दूसरा समृद्धि की दृष्टि से। रक्षा की दृष्टि से तात्पर्य है कि वहां लोग एकता का अनुभव करते हैं, बंधुत्व वहां ज्यादा होता है, इसलिए उनको जीतना बड़ा मुश्किल होता है। समृद्धि का तात्पर्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था में दमन नहीं होता, इसलिए लोग ज्यादा समृद्ध होते हैं। लेकिन कौटिल्य कहता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था में एक कमी भी होती है, यहां ना मत बहुत सारे होते हैं, बहुविध मत होते हैं। बहुविध वित्त का तात्पर्य यहाँ की बहुत सारे लोग होते हैं जो निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा चूंकि इस राज्य का संचालन किया जाता है, तो निर्णय का केंद्र एक नहीं होता, बल्कि निर्णय के बहुत सारे केंद्र होते हैं। क्योंकि बहुत सारे निर्णायक होते हैं, इसलिए इन निर्णायकों में फूट डालना बड़ा आसान होता है और इस राज्य का क्षरण बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि इन निर्णायकों में अगर आप शक्ति के लिए संघर्ष करवा दो और इनको स्वार्थ की ओर ले जाओ तो आपस में झगड़ पड़ते हैं शक्ति के लिए, जो मुख्य गणतंत्र के व्यवस्थापक और निर्णायक होते हैं, फिर ये राज्य विखंडित हो जाता है। तो वो कहता है कि ये कमी भी होती है गणतंत्र में कि बहुत जल्दी विखंडित होता है, क्योंकि निर्णय के अनेक केंद्र होते हैं, इनको भड़काना कूटनीतिक रूप से बड़ा आसान होता है, इसलिए वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थक है। तो ये हमने कौटिल्य का राज्य किया कि ये राज्य कैसा है, जैविक है, सामाजिक समझौता है, कल्याणकारी है, वितरणात्मक, विकासात्मक है, धर्मनिरपेक्ष है और ये राजतंत्रात्मक है। तो क्या कौटिल्य का राजा वो निरंकुश है क्या? नहीं, कौटिल्य का जो राज्य है वो निरंकुश राज्य नहीं है। नंबर एक, क्योंकि सामाजिक समझौता हुआ है कि वो रक्षा करेगा, तो जनता को मार नहीं सकता, वो संविदा हुई है ना।
दूसरा, उसके पास कुछ धार्मिक रूढ़ियां भी होती है, रीति रिवाज भी होते हैं। राजा इतना पढ़ा लिखा होता है कि वो फिर करता भी नहीं है, अपनी जनता का कल्याण के में रत रहता है, न कि उनके शोषण के अंदर। तो इसका राज्य निरंकुश राज्य नहीं है, हम ये कह सकते हैं। हालांकि उसके ऊपर कोई कानूनी रूप से तो नियंत्रण नहीं है, चाहे तो राजा निरंकुश हो सकता है, लेकिन अगर हम जब व्यवस्थाएं देखते हैं तो हमें लगता है कि निरंकुश नहीं होगा। इसके ऊपर बहस की जा सकती है। अब हम देखें कि इस राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती है। तो अब हम प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। इस प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करते हुए हम कुछ पदाधिकारियों की भी चर्चा कर लेंगे, जहां से क्वेश्चन उठते हैं। देखिए, पूरा जो साम्राज्य है, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा होता है, सम्राट के लिए शासन संचालन के लिए उसका थोड़ा विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण किया जाता है तो साम्राज्य को प्रांतों में या जनपद में बांटा जाता है, या आज जैसे अपने भारत में राज्य है वैसे बांट दिया जाता है। और इस प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, और इस राज्यपाल को कहा जाता है समाहर्ता। और ये समाहर्ता टैक्स का संग्रहण करता है यहां से, और लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, वो समाहर्ता होता है। फिर ये प्रांत आगे जिलों में बंटे होते हैं, और जिले को कहा जाता है स्थानीय। जैसे आज राज्य है वो, जैसे अपने यहाँ जिलों में बंटा, राजस्थान में कई जिले हैं, यूपी में कई जिले, वैसे आगे जिलों में बंटा होता है। और जिला जो स्थानीय होता है, इसका नाम स्थानीय है, इसका जो अधिकारी होता है वो होता है स्थानिक। फिर और भी अधिकारी होते हैं। एक अधिकारी होता है शीताध्यक्ष। ये बहुत पूछा जाता है कि ये शीताध्यक्ष क्या होता है। राज्य के अंदर ये कौन सा पद है जिसको अपने शीताध्यक्ष बोलते हैं? यानी जो मंत्री भूमि के मामले देखता है, यानी भूमि संबंधी जो मंत्री होता है, जो भूमि के मामले जो व्यक्ति देखता है, वो शीताध्यक्ष होता है। फिर एक और बड़ा मजेदार पद है, तो फिर ये रूपदर्शक कौन होता है? आप सोचते होंगे जो रूप का दर्शन करता रहता है वो रूपदर्शक, नहीं, ये सिक्कों का निरीक्षक होता है। जो सिक्के डाले जाते हैं, मुद्रा का काम ये देखता है, ये सिक्कों का निरीक्षक होता है, उनका निरीक्षण करता है ये रूपदर्शक। फिर एक व्यक्ति और होता है सन्निधाता। जहां समाहर्ता टैक्स इकट्ठा करता है, सन्निधाता उसको कोष में रख के और उसकी रक्षा करता है, यानी वो कोषाध्यक्ष होता है। तो ये समाहर्ता, स्थानिक, शीताध्यक्ष, रूपदर्शक, सन्निधाता, ये सब के सब एक कर्मांतिक का और होता है, जो कारखानों का अधिकारी होता है, कर्मांतिक होता है। तो एक उस तीर्थ है जो भांति भांति के वहां काम करते हैं। 18 तीर्थ है, 18 तीर्थ होते हैं उनके अंदर। अब ये तो हमने इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखी। कौटिल्य कहता है कि इस प्रशासनिक व्यवस्था और इस नौकरशाही और इस विभागाध्यक्षीय व्यवस्था, पोर्टफोलियो व्यवस्था का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान इसलिए रखना पड़ता है कि यहां भ्रष्टाचार व्याप्त हो सकता है, इसलिए इनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके। क्योंकि इनके पास शक्ति होती है तो इनके भ्रष्टाचारी होने के चांस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। और कौटिल्य कहता है कि जो भ्रष्टाचार है वो चीनी के उस घोल की तरह होती है कि ये जीभ पे रखी होती है तो पक्का ही आप स्वाद इसका लेंगे ही लेंगे। तो भ्रष्टाचार है ना, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इसको रोकना अत्यंत आवश्यक होता है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के भ्रष्टाचारों का वर्णन करता है। ये देखिए, एक क्वेश्चन भी आया हुआ एक बार नेट के अंदर कि कौटिल्य कितने प्रकार के भ्रष्टाचार बताता है? वो 40 प्रकार के भ्रष्टाचार बताता है। तो भ्रष्टाचार के जो रूप हैं वो केवल यही नहीं है कि आप मुद्रा लें, बल्कि आप अगर आपके पद का दुरुपयोग करते हैं, आप भाई भतीजावाद करते हैं, आप किसी को अनावश्यक फायदा पहुंचाते हैं, भले ही आपने पैसे नहीं लिए लेकिन फिर भी अनावश्यक फायदा है, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार का एक रूप है। तो कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के जो विभिन्न रूप बताए हैं ये आज भी बड़े प्रासंगिक है, और ये 40 प्रकार आज तो हूबहू लागू होते हैं।
और हम तो सिर्फ भ्रष्टाचार मानते हैं कि कोई अफसर पैसा और घूसखोरी है वही भ्रष्टाचार है। नहीं, भाई भतीजावादी भ्रष्टाचार है। अगर कोई अपने पद के ऊपर सही रूप से अपने कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है तो वो भी भ्रष्टाचार है। अगर कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो वो भी भ्रष्टाचार है। अगर कोई मनमानी कर रहा है तो वो भी भ्रष्टाचार है। काम चोरी है वो भी भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार के ऐसे 40 रूप बताता है कौटिल्य। फिर कौटिल्य न्याय व्यवस्था का विवरण करता है कि एक राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं। तो कौटिल्य 2 प्रकार के न्यायालय बताता है, न्यायालयों के 2 प्रकार। न्याय व्यवस्था या न्यायालय, कौटिल्य के 2 प्रकार के, और यही 2 प्रकार आज चलते हैं। एक होते हैं धर्मस्थलीय। देखिए कई बार शब्द आ जाते हैं कि है क्या ये। एक होते हैं कंटक शोधक। ये न्यायालयों के 2 प्रकार हैं। धर्मस्थलीय न्यायालय वो होते हैं जो फौजदारी मामले, सिविल के मामले देखते हैं, और कंटक शोधन न्यायालय होते हैं ये फौजदारी मामले देखते हैं। सिविल मामलों का तात्पर्य है कि जो धन और संपत्ति से जुड़े हुए जो केस होते हैं वो सिविल के मामले होते हैं। धर्मस्थलीय न्यायालय, धर्मस्थलीय जो न्यायाधीश होता है वो संपत्ति और धन से जुड़े हुए मामले देखता है, और कंटक शोधक है वो क्राइम से रिलेटेड मुद्दे देखता है, यानी फौजदारी मामलों को देखता है। तो न्यायालय 2 प्रकार के हो गए, एक धर्मस्थलीय जो सिविल मामले देखता है, और दूसरा कंटक शोधन जो फौजदारी लड़ाई झगड़े और क्राइम के मामले में देखता है। तो ये हमने कौटिल्य का राज्य किया कि राज्य कैसा है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, उसका बंटवारा और विकेंद्रीकरण कैसा है, वहां भ्रष्टाचार किस प्रकार पाया जाता है, और वहां न्याय व्यवस्था कैसी है, न्यायालय कितने प्रकार के हैं। तो हमने चर्चा की कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर, हमने चर्चा की रुद्रपट्टनम सामशास्त्री की, हमने चर्चा की शिव शंकर मेनन की, हेनरी किसिंजर की, मैक्स वेबर की, और हमने देखा कि कौटिल्य कैसे एक यथार्थवादी विचारक है, वैसे ही जैसा कि इटली के अंदर मैकियावेली पाया जाता है। और फिर हमने कौटिल्य के राज्य की चर्चा की। धन्यवाद, आप सब लगातार मेरे साथ बने रहे, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।